हेलो बच्चों, मेरा नाम है पवन देव खंडूरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आपकी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ये क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है बेटा अपने आप में। अगर बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का अगर हम बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अपने आप में 4-5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही साथ नीट और जेईई मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं बेटा, ठीक है ना। बेटा हम ये बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो है हर साल जो है नया पब्लिकेशंस बुक्स का निकल के आता है तो वहां पर क्या दिया रहता है, वेटेज दिया रहता है, हर एक चैप्टर का वेटेज दिया रहता है, ब्लूप्रिंट दिया रहता है कि भाई ये चैप्टर जो है इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा। तो बेटा एक बात तो ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी उस ब्लूप्रिंट पे विश्वास नहीं करना है, कभी भी उस वेटेज पे विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो है सीबीएसई या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो होता है वो अपना एग्जाम जो है खुद कंडक्ट करता है तो वो कुछ भी दे सकता है, वो किसी भी चैप्टर से कुछ भी दे सकता है। यानी कि हो सकता है वो सॉलिड स्टेट से कुछ भी ना दे और हो सकता है जो सॉलिड स्टेट से बहुत सारा कुछ दे दे, है ना बेटा। इस तरह से हमें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देखने को मिलता है कि भाई कभी तो जो है सॉलिड स्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, कभी तो है सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चन ही नहीं आए। तो इस तरह से जो है बेटा किसी भी वेटेज पे मत चलना, किसी भी ब्लूप्रिंट पे मत चलना है तो अपनी तैयारी पे चलना। हमें 100% हर कोई चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करना है बेटा, ठीक है ना। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इजी, मैं इस चैप्टर को तुम्हारे लिए बनाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ऐसे नोट्स हैं जैसे कोटा में आपको जो है मिलेंगे या फिर जो है जैसे जो है हाई इंस्टीट्यूट या फिर जो है हाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसे नोट्स होते हैं वैसे ही नोट्स मैं तुम्हें बहुत आसानी से यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। नोट्स जो है मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, वीडियो की लिंक में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख लेना। पर अभी फोकस करना बेटा आप कहां पर, इस चैप्टर को समझने पर, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर है, ऐसा है जैसे लड्डू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना जो है चैप्टर सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करें ये सॉलिड स्टेट जो है बेटा, ये सॉलिड स्टेट है किसकी स्टेट, अगर हम बात करें ये सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये किसकी स्टेट। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया भाई ये स्टेट किस चीज की, किसके बारे में जिक्र कर रहे हो, तो सॉलिड मींस टू से दैट कि सॉलिड स्टेट हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट है, ये किसकी अवस्था है बेटा, ये जो है मैटर की अवस्था है, यानी कि मैटर की स्टेट है ना। इससे पहले हमने मैटर की स्टेट जो है बेटा 11th क्लास में जो है लिक्विड गैस तो हमने कर लिया था 11th क्लास में। 12th क्लास में यहां पर आता है इसका सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। मैटर की स्टेट तुम्हें पता ही होगा बेटा, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 नहीं बेटा 5 स्टेट होती है मैटर की, 5 देखो, ठीक है। सबसे पहला तो सॉलिड, देन लिक्विड, गैस, ठीक है। चौथी जो स्टेट है वो आती है प्लाज्मा और 5वीं स्टेट आती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। खैर तो उनका जिक्र तो हमारे पास चौथी 5वीं स्टेट का जिक्र है नहीं, अभी हमारे पास जो है गैस का, लिक्विड का जिक्र होता है, वो हम 11th में कंप्लीट कर देते हैं और 12th में आता है हमारे पास सॉलिड स्टेट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा। हम बात कर रहे हैं ये सॉलिड स्टेट जो है ये स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है बेटा ये, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ, दैट इज स्टेट ऑफ अ मैटर। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया भाई कि मैटर होता क्या है, हम बोल रहे हैं मैटर की स्टेट है। बहुत सारे बच्चों को तो यहां पर ये भी देखने को मिलता है 12th में आ जाते हैं यही पता नहीं होता कि मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट क्या है, क्या क्या चीजें हैं, यही पता नहीं होता। वाकई में मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो ये जो है हम बात कर लेते हैं मैटर की, क्या मैटर है। तो हम स्टार्ट यहां पर समझ रहे हैं कि मैटर क्या होता है, तो टॉपिक डाल दीजिएगा बेटा मैटर, कि मैटर क्या होता है। मैटर वो कोई भी चीज बेटा, वो कोई भी चीज प्रेजेंट होती है नेचर में जिसका कुछ ना कुछ या फिर पूरे के पूरे जो है स्पेस में हम उसको मैटर बोलेंगे, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मास हो और कुछ ना कुछ स्थान को वो घेरता है, कि किसी ना किसी जगह को वो घेरता है, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई वो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हम बात कर लेंगे कि भाई ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग, हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, एनीथिंग दैट occupy space and having mass,
कि भाई जिसका जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जो किसी स्थान को घेरता है और उसका कुछ मास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस को जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैटर है। ठीक है ना? तो इतना हमारे समझ में आ गया। हम स्टार्ट करना है कि भाई हमारा सॉलिड स्टेट जो है ये किसका स्टेट है, मैटर का स्टेट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैटर का स्टेट है, सॉलिड स्टेट, इसके टाइप कितने होते हैं, है ना, किस तरह से हमारे पास हम पर दे रखा है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना, कि कितने टाइप का ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड स्टेट कितने टाइप का होता है बेटा। तो यहां पर जो है दो टाइप का जो है क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, है ना, सॉलिड स्टेट का जो है दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना बेटा। एक तो है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, क्या है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज इट क्लियर? सबसे पहला है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से देना, ध्यान से देखना बेटा। एमॉर्फ जो है, ये एमॉर्फ एक ग्रीक वर्ड है, हम बोलेंगे इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है बेटा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है, एमॉर्फ का मतलब होता है बेटा फॉल्स। क्या होता है, इट मींस ये क्या है, फॉल्स है, या फिर फॉल्स हम बोल दो, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं ये सूडो है, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉल्स सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड, या फिर हम बोल सकते हैं सूडो। सूडो तो तुमने सुना ही होगा बेटा, है ना, सूडो, सूडो सॉलिड। हम बात कर रहे हैं कि ये फॉल्स सॉलिड है, ये स्यूडो सॉलिड है, यानी कि एमॉर्फ एक वर्ड है ग्रीक का जिसका मतलब होता है बेटा फॉल्स या फिर सूडो। सूडो का मतलब भी क्या होता है, फॉल्स। जैसे तुमने जो है अमीबा में पढ़ा होगा, है ना बेटा, हमने जो है 9वीं 10वीं में अमीबा पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, तो वहां पर अमीबा पढ़ते हैं कि भाई अमीबा जो है फूड को जो है सूडोपोडिया के थ्रू अंदर करता है ना, यानी कि उसका फॉल्स माउथ होता है, उसमें कोई ट्रू माउथ नहीं होता अमीबा में। ठीक, अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो सूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंगल्फ करता है, अंदर करता है ना बॉडी के अंदर। तो उसका मतलब भी हमने वहां पर पढ़ा था, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और वहां पर पोडिया का मतलब होता है माउथ। ठीक है ना? तो यहां पर सूडो है और सूडो के साथ क्या है, सॉलिड, यानी कि सूडो मींस अ फॉल्स, सॉलिड मतलब सॉलिड, है ना। तो ये क्या है, एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब है फॉल्स सॉलिड। जब ये फॉल्स सॉलिड है बेटा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इसके कंपैरेटिवली इट इज अ ट्रू अ सॉलिड। हम बोलेंगे ये क्या है भाई, ट्रू सॉलिड। इज इट क्लियर? तो हमारे पास सबसे पहला पता चल गया कि हम अमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, फॉल्स सॉलिड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये फॉल्स सॉलिड है यानी कि गलत सॉलिड है, तो इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है बेटा, जो ज्योमेट्री होती है पार्टिकल्स की, वो इरेगुलर ज्योमेट्री होती है वो। ठीक है ना? तो हम बोलेंगे इरेगुलर शेप और इरेगुलर ज्योमेट्री यहां पर देखने को मिलती है पार्टिकल की। इरेगुलर हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? इरेगुलर ज्योमेट्री। और यहां पर क्या देखने को मिलता है बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है भाई, यहां पर जो है इरेगुलर ज्योमेट्री है, यहां पर रेगुलर ज्योमेट्री है ना, क्योंकि ये इसको हम फॉल्स बोल रहे हैं, इसको हम ट्रू बोल रहे हैं। तो इरेगुलर का मतलब हम किस तरह से बोले, इरेगुलर का मतलब है कि यहां पर कोई भी पार्टिकल्स जो है उसका शेप जो है एक जैसा नहीं है, उसका साइज जो है एक जैसा नहीं है, वो वेरी कर रहा है साइज और शेप में, इस वजह से हम बोल रहे हैं वो इरेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पार्टिकल्स मान लीजिए ऐसा है, तो दूसरा जो है ऐसा है, तीसरा जो है कुछ और ही तरीके से है। तो ये जो है सारे पार्टिकल्स अपने आप में जो है अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पर इरेगुलर शेप है, इरेगुलर ज्योमेट्री है। और जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर होता है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब होता है बेटा कि एक पार्टिकल्स जैसा है, सारे के सारे वो ही होंगे, जैसे ये इसके बराबर, इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, तो यहां पर सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बोल रहे हैं यहां पर इरेगुलर ज्योमेट्री होने के कारण अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अरेंज करना चाहूं, तो वो ज्यादा लंबा अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, हमें वो ज्यादा लॉन्ग अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस बात को समझते हैं किस तरह से कि हम जो है जब बचपन में हुआ करते थे बेटा, तो हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे, अभी भी क्रिकेट खेलते हैं पर अब जो है वो वाले हाल नहीं रह चुके हैं हमारे। तो जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे बेटा हम गांव में, तो
उसमें हम विकेट बनाते थे, है ना, विकेट बनाते थे। तो विकेट जो बनाते थे टूटी फूटी ईंट रख के बनाते थे, है ना। तो जो टूटी फूटी ईंट रख के विकेट बनाते थे तो विकेट ज्यादा लंबा नहीं बनता था, वो थोड़ा सा ही लंबा बनता था, और ज्यादा लंबा बनाने की कोशिश करो तो वो जो है एकदम से गिर जाता था, नीचे बिखर जाता था, है ना। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहां पर टूटी फूटी ईंटें, मतलब यहां पर सारी ईंट का जो है और साइज जो है इक्वल नहीं है, टूटी फूटी है, मतलब ऐसे यहां पर पार्टिकल टूटे फूटे हैं, यानी कि शेप उनका जो है एक जैसा नहीं है। तो उनको अगर अरेंज करेंगे तो वो ज्यादा लंबा ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा, वो जो है छोटा ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं वो शॉर्ट ऑर्डर में अरेंज रहते हैं बेटा। तो हम नेक्स्ट इस तरह से कर लेंगे, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट यहां देखने को मिलता है। क्या मिलता है? शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, है ना। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। और यहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे, मान लीजिए जैसे पूरी पूरी ईंटें हैं, तो पूरी पूरी ईंटों का विकेट बनाओ तो एक लंबा ऑर्डर देखने को मिल जाएगा बेटा, एक लेंथ ही देखने को ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो ऑर्डर होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। इज इट क्लियर? हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर पार्टिकल्स जो हैं, इसमें जो है अमॉर्फस की बात करते हैं तो यहां पर पार्टिकल्स का जो साइज और शेप जो है वो अलग अलग है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये एक जैसे टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम इस वजह से बोलेंगे कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो सारे पार्टिकल्स एक जैसा नहीं है, जबकि यहां पर पार्टिकल्स सब एक जैसे हैं, एक ज्योमेट्री है, तो उनकी जो है जो टेम्परेचर होगा, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उनका एक जैसा होगा। तो हम बोल रहे हैं यहां पर एक जैसा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इस वजह से हम बोल रहेंगे नॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बेटा, ठीक है ना। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा। तो यहां पर क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है, ये यहां पर क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है, जैसे अगर हम बोले एमॉर्फस सॉलिड आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का होता है बेटा ये। अब सुपर कूल्ड लिक्विड का हम कैसे बात करते हैं बेटा, तुमने इस तरह से ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे बिल्डिंग होती है, घर होता है, तो उसकी जो विंडोज होती है, खिड़कियां जो होती हैं, वहां पर जो शीशे लगे होते हैं, कांच के जो शीशे लगे होते हैं, तो वो कांच ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत पुराने बिल्डिंग बेटा जो है, जैसे 10-15 साल पुराने जो शीशे देखोगे, यानी कि जो शीशे लगे हुए रहते हैं विंडो में, तो उसका जो है ऊपर का पोर्शंस देखोगे तो पतला होगा, यानी कि बहुत पतला होगा, और नीचे वाला बहुत पतला भी तो नहीं होगा पर लेकिन पतला होगा, और नीचे वाला क्या होगा, मोटा होगा। तो उसमें क्या हुआ होगा बेटा कि जैसे सनरेज पड़ी है होगी उस शीशे पे, तो वो पार्टिकल्स धीरे 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 क्या करके आ रहा है, नीचे मूवमेंट करके आ रहा है, और नीचे पोर्शंस पे वो क्या कर रहा है, अडहेयर हो रहा है, जम रहा है वो। तो इस वजह से जो है ऊपर का जो पोर्शन स्रोत रहता है उस शीशे का, वो पतला रहता है कंपैरेटिवली नीचे के मुकाबले, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का होता है, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है स्लोली फ्लो करने की, बहुत स्लो 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 फ्लो करता है बेटा वो, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर से यहां पर देखने को मिलता है सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का यहां पर होता है, ये लिक्विड नेचर का यहां पर ये सॉलिड होता है, ठीक। सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का मतलब होता है इट कैन फ्लो स्लोली। हम बोलेंगे यहां पर अगर इसका मतलब लिखना चाहो तो छोटा सा इस तरह से लिख सकते हो, इट कैन फ्लो स्लोली स्लोली स्लोली, है ना, ठीक है। तो ये जो है बहुत स्लो फ्लो करता है, जबकि यहां पर अगर बात हम करें तो इसका सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर नहीं होता है बेटा, है ना। इट कैन नॉट फ्लो स्लोली, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर नहीं शो करता, यानी कि नॉट फ्लो स्लोली। हम इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट फ्लो स्लोली स्लोली, है ना। ये स्लोली जो है फ्लो नहीं करता है। तो इस तरह से हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर जो है ये एमॉर्फस
एमोर्फस सॉलिड को जो है बेटा, इस एमोर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक नेचर्स। आइसोट्रॉपिक नेचर बोला जाता है बेटा इसको। वो आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है उसका मतलब भी हम समझेंगे अभी। तो हम यहां पर टॉपिक डाल रहे हैं कुछ इस तरह से कि इसको कह रहे हैं आइसोट्रॉपिक नेचर। इसको क्या कह रहे हैं बेटा, आइसोट्रॉपिक नेचर का ये सॉलिड होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है कि व्हाट डज इट मींस आइसोट्रॉपिक नेचर्स ऑफ अमरफस सॉलिड, यानी अमरफस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है आपके हिसाब से। तो यहां पर इस आइसोट्रॉपिक का मतलब समझते हैं बेटा। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डायरेक्शनल, यहां पर क्या होता है ये कि आइसो का मतलब जहां पर भी वर्ड आइसो आए, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है बेटा, सेम, एक जैसा। तो हम बोल रहे हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर देखने को मिलती है, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे ठीक है ना सरफेस टेंशन, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर देखने को मिले, तो यहां पर सारे की सारी डायरेक्शंस में जो है एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो हम बोलेंगे जैसे अगर हम यहाँ पर पार्टिकल्स इसको दिखा रहे हैं, इसकी 3D शेप दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये पार्टिकल्स है 3D है, ये है ना, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो यहाँ पर पार्टिकल्स मतलब कोई फिक्स वो होता नहीं है, इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता। तो जो इसका जो है फिजिकल क्वांटिटी ये वैल्यू x एक्सिस में होता है, नियरली वही y एक्सिस में होता है, नियरली वही जो है z एक्सिस में होता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। अगर चेंजेस देखने को मिलता है बेटा तो नेगलेक्ट चेंज होता है, उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम बोलेंगे जो है यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी दिशाओं में एक जैसी है, ऑल डायरेक्शंस में सेम है। तो हम बोलेंगे सेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज शोज इन ऑल डायरेक्शंस। हम बोलेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी शोज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, शोज इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है कि हर एक डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटीज सेम शो कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि व्हाट डज इट मींस आइसोट्रॉपिक नेचर्स। तो ये आइसोट्रॉपिक है, ये क्या है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर्स का होता है बेटा। तो इसको एनाइसोट्रॉपिक को किस तरह से समझते हैं, हम बोल रहे हैं ये क्या है, एनाइसोट्रॉपिक। इसका मतलब यहां पर जो है एक जैसे क्वांटिटी नहीं होगी हर एक डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शंस में जैसे आइसोट्रॉपिक नेचर, जैसे आइसोट्रॉपिक नेचर में था वैसा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स है बेटा, यहां पर अगर इस पार्टिकल्स की 3D अगर हम देखें तो इस 3D में जो है इसका एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है अपने एक्सिस में। तो जब पर्टिकुलर शेप और साइज होता है, जैसे अगर मैंने बोला एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो इसका एक पर्टिकुलर है, एक्स एक्सिस में इसका पर्टिकुलर क्या है, शेप और साइज है, लेंथ ब्रीथ जो है इसका जो है एक्स एक्सिस में पर्टिकुलर है, वाई एक्सिस में पर्टिकुलर है, जेड एक्सिस में इसका पर्टिकुलर है। तो इसका एक पर्टिकुलर शेप एक्स एक्सिस में ले रखी है, वाई एक्सिस में ले रखी है और जेड एक्सिस में ले रखी है। तो हम इस वजह से बोलते हैं कि उस शेप के अकॉर्डिंग यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेरी करती है। तो इस वजह से मतलब यहां पर सेम नहीं है, एनाइसो नहीं है, मतलब यहां पर एनाइसो है यानी कि सेम नहीं है, आइसोट्रॉपिक की तरह नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, डायरेक्शनल डिफरेंस है ना। तो इस तरह से यहां पर क्या लिख देंगे, इसका मतलब डायरेक्शनल डिफरेंस इन फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा यहां पर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, डायरेक्शनल डिफरेंस इन फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्शनल डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। अब इसके लास्ट में हम एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखें तो इसके वो एग्जांपल आ जाएंगे। एग्जांपल क्या हो जाता है बेटा एमोर्फस सॉलिड का, जैसे हमारे पास जो है ग्लास, अभी हमने बात करा, जिक्र करा ग्लास का, प्लास्टिक हो गया बेटा, है ना, रबर हो गया बेटा, एक्सेट्रा। ये जो है सारे के सारे जो है ETC, ये जो है हमारे पास सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास जो है बेटा सारे के सारे मेटल्स, ठीक है ना। यहां पर हम बोले एग्जांपल इसका जो है जैसे NaCl का क्रिस्टल भी होता है, NaCl का क्रिस्टल, सारे के सारे मेटल्स,
है ना, और एक्सेट्रा हम इसके बारे में अभी जो है पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हो गया बेटा इसमें कुछ डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में पूछा जाता है ये डिफरेंस। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यहां पर जो है ये 2-3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो टाइप का जो था, हमारे पास टाइप ऑफ सॉलिड था। यहां पर अमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये अमोर्फस सॉलिड फॉल्स सॉलिड है जिसके बारे में हमने ये कुछ बातें पढ़ ली। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है जिसके बारे में हमने कुछ ये बातें पढ़ ली। बेटा फॉल्स सॉलिड के बारे में पूरा आगे चैप्टर नहीं है हमारे पास, जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है किस पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। क्योंकि हम ये फॉल्स की बात ही नहीं करते, हम जो है ट्रू की बात करते हैं, हम हमेशा सही की बात करते हैं, हम जो है हमेशा सही का साथ देते हैं, है ना बेटा। तो पूरा का पूरा जो है चैप्टर इसी पे बेस्ड है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड पहले इसको छाप लीजिए, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है, छापो। अभी हमने डिफरेंस के बारे में बात करी बेटा कि जो सॉलिड जो है दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस फॉल्स था, उसको हमने वहीं पर कंप्लीट कर दिया है। पूरा चैप्टर जो बेस है बेटा वो किस पे बेस्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। तो ध्यान दीजिए इस क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी बेटा क्या है, 4 टाइप है। क्या है इसके, 4 टाइप है। और टाइप किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ, हम बोलेंगे ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है। और वो 4 टाइप्स हमारे पास जो होंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होंगे, यानी कि एनटीपी पे होंगे। ये जो सारी बातें हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज की, अगर हम बातें करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रॉपर्टीज की, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही वो प्रॉपर्टीज की हम बातें करेंगे, है ना बेटा। तो हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है बेटा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो 2 टाइप का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर हम बात करें, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव, और दूसरा जो है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा हो सकता है रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF अगर हम बात करें। तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम बोलेंगे बेटा जब जहां पर 2 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि क्लोज आ रहे हैं, दैट फोर्स ऑफ इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब अगर हम समझें तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल्स पास आए, हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल्स दूर जाएं। तो जब वो दोनों पास आएंगे तो उसको बोल देंगे अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जब वो दोनों दूर जाएंगे तो उसको बोलेंगे रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन यहां पर जो ये 4 टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स किसके बेसिस पे बेटा, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप के हैं। ये 4 टाइप के हमने बोल रहे हैं कि 4 टाइप को कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास आयोनिक सॉलिड, सबसे पहला है आयोनिक इसका टाइप। दूसरा है बेटा इसका मेटालिक, दूसरा टाइप है मेटालिक सॉलिड। और तीसरा टाइप अगर हम बात करें तो तीसरा है इसका कोवलेंट सॉलिड। क्या है, कोवलेंट सॉलिड। एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना बेटा। तो हम अगर सबसे पहले आयनिक, फिर मेटालिक, फिर कोवलेंट, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करें एक एक करके, तो ये 4 टाइप के सॉलिड हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो आयनिक सॉलिड हम किसको कहेंगे बेटा, आयनिक सॉलिड उनको कहेंगे जो आयन से मिलकर बना हो, या फिर जिसको तोड़ने पर, जिसका डिसोसिएशन करने पर हमें आयंस मिले, तो उसी को हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे। तो यहां पर पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि फॉर्म्ड बाय आयंस, जो आयन से मिलकर बना हो, फॉर्म्ड बाय आयन, जो आयन से मिलकर बना हो, या फिर डिसोसिएशंस करने पर जो आयन दे उसी को हम आयनिक सॉल्यूशन सॉलिड बोलेंगे बेटा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आयनिक जो सॉलिड होता है, वो आयनिक सॉलिड जो आयन से मिलकर बना होता है, वहां पर एक आयंस जो है, जो पॉजिटिव वाला आयंस है वो मेटल होता है, और जो नेगेटिव वाला आयंस है बेटा वो नॉन मेटल्स होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर जो अट्रैक्शंस होता है वो मेटल
और नॉन मेटल्स के बीच में होता है ना। इस तरह से हमने पढ़ा भी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। जब उनके बीच में अट्रैक्शंस होता है तो आयनिक इंटरेक्शंस बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना बेटा। आयनिक बॉन्ड नॉट अ बॉन्ड, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो यहां पर मेटल और नॉन मेटल्स देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जहां पर यहां पर जो आयनिक इंटरेक्शंस है बेटा, ये आयनिक इंटरेक्शंस के होने की वजह से अगर हम बोलें कि यहां पर क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शंस होता है ना। ये क्या होता है, सॉलिड के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस होता है। आयनिक इंटरेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। यानी कि ये इंटरेक्शंस इतना ज्यादा होता है कि उससे ज्यादा कोई इंटरेक्शंस यहां पर फर्दर इनमें किसी में होता ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है इसके बीच में, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो इस वजह से पार्टिकल्स आपस में जो है बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं यहाँ पर जो आयंस है। तो हम बोलेंगे ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इन सबसे क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, है ना। यानी कि हम बोलेंगे ये जस्ट जो है हार्ड है इन सबसे, ठीक। एग्जाम्पल हम इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम बात कर लेंगे बेटा, जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे जो हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये मेटल जो है प्लस वाला हो जाएगा और ये नॉन मेटल जो है नेगेटिव वाला, यानी कि कैटाइंस एनाइंस। इस तरह से वहां पर जो है आयनिक इंटरेक्शंस होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें मेटालिक सॉलिड में, तो मेटालिक सॉलिड में सारे के सारे मेटल्स इसके हमारे पास हो जाते हैं, जितने भी मेटल्स हैं। हम बोलेंगे मेटालिक सॉलिड में क्या आ जाएगा, ऑल मेटल्स आ जाएगा, ठीक है। जितने भी मेटल्स है सारे के सारे आ जाएंगे। एंड अलॉय क्या आ जाएगा, अलॉयज तो तुम्हें पता ही होगा बेटा। अलॉय क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेटल्स, कंपोजिशंस ऑफ मेटल्स। जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, ये क्या है, ये जो जैसे ब्रॉन्ज मेटल के बारे में तुमने सुना होगा, है ना। तो ये ब्रॉन्ज मेटल भी क्या है, कंपोजिशंस है मेटल का। ब्रास भी क्या है, मेटल का कंपोजिशंस है। तो उन्हीं को हम बोलेंगे अलॉय, यानी कि मेटल्स या फिर उनके कंपोजिशंस को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड। तो हम बोलेंगे यहां पर जो है जैसे ब्रास हो गया, है ना, ब्रास, ब्रॉन्ज, इस तरह से यहां पर इसके एग्जांपल हमारे पास हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में जो है, कोवेलेंट हमने जो है 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में जो है कोवेलेंट्स है ना। तो मतलब कार्बन की जो फैमिली होती है वो पूरी की पूरी कोवेलेंट नेचर्स की होती है बेटा। तो हम बोलेंगे यहां पर जो सॉलिड होंगे वो कार्बन या फिर कार्बन फैमिली से रिगार्डिंग पूरी की पूरी होगा। तो हम बोलेंगे यहां पर जो है कार्बन एंड कार्बन फैमिली, पूरा का पूरा कार्बन एंड कार्बन फैमिली यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर जो इंटरेक्शंस लगता है, यहां पर आयनिक इंटरेक्शंस लगता है, यहां पर कोवेलेंट इंटरेक्शंस हम बोल सकते हैं भाई, यहां पर कोवेलेंट इंटरेक्शंस लग रहा है, कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि यहां पर कार्बन और कार्बन फैमिली है, तो हम बोल रहे हैं कार्बन फैमिली की अगर बात कर ले बेटा, तो कार्बन फैमिली किस में आता है, 14th ग्रुप में आता है। ये है इनका 14th ग्रुप। और 14th ग्रुप की अगर बात करें तो यहां पर इस तरह से कार्बन, सिलिकॉन, ठीक, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी। तो ये हो गया। इसको याद करने का ट्रिक कुछ इस तरह से है बेटा। इस 14 ग्रुप को याद करने का ट्रिक जो है वो है कार्बन सी जन्मी सन पर। क्या है, कार्बन सी जन्मी सन पर, यानी कि इस तरह से हम बोल रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस तरह से। और दूसरी ट्रिक भी है इसकी, इस तरह से कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। यानी दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, यानी कि दोनों ही वे से याद रख सकते हैं, कार्बन सी जन्मी सन पर या फिर कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो दोनों से ही याद रखना है, ये पूरी की पूरी हमारे पास है। तो इससे मिलकर जो सॉलिड बना होगा, इस कार्बन और कार्बन फैमिली से जो मिलकर सॉलिड बना होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कोवेलेंट नेचर्स का हो जाएगा। तो कार्बन के भी हम अगर बात करें, कार्बन के एलोट्रॉफ की भी बात करते हैं ना, यहां पर इसके एलोट्रॉफ भी आ जाते हैं। जैसे डायमंड आ जाता है बेटा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये सब के सब यहां पर इसके एग्जांपल आ जाएंगे। बकमिस्टर फुलरेंस C60 है ना, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसके जो है यहां पर एलोट्रॉफ भी आ जाते हैं। सिलिकॉन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें SiO2 है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर हम बोल सकते हैं क्वार्ज।
तो ये जो है यहां पर इसके एग्जांपल आ जाते हैं बेटा, ठीक है, किसके, कोवेलेंट सॉलिड के। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपोजिशन होता है, सॉरी यहां पर नॉन मेटल्स का कंपोजिशन होता है, जबकि यहां पर मेटल्स और मेटल का कंपोजिशन होता है। आयनिक में मेटल मेटेलिक कंपोजिशन होता है, जबकि यहां पर जो है बेटा यहां पर नॉन मेटल का कंपोजिशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर। यानी कि जो मॉलिक्यूल से बन रखा होगा नॉन मेटल से बना होगा, हम बोलेंगे फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, इस तरह से हम बोलेंगे नॉन मेटल, जहां पर इस तरह से कंपोजिशन होगा उसी को हम बोलेंगे वो जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमने बात कर दिया H2O, है ना, C6H6, है ना, इस तरह से हमने बात करी C6H12O6, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास जो है नॉन मेटल है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो ये सॉलिड जो देखने को मिलेगा बेटा, ये सॉलिड हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। बोल रहे होंगे सर का दिमाग खराब तो नहीं होगा कि H2O तो जो है लिक्विड होता है और सर ने जो H2O एग्जांपल लिख दिया। नहीं बेटा, यहाँ पर H2O तीनों फॉर्म में होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड किस फॉर्म में होगा, वो आइस की फॉर्म में होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि और बहुत कम टेम्परेचर होगा, हम बोलेंगे ये किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पर हम पढ़ लिए इनके बारे में, ठीक है ना। अब अगर हम इसके कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कि जो है ये अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो इसमें से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हम बोलेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि नॉट कंडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी जो है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहां पर भी लिख सकते हैं कि जो है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, हम बोल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इन तीनों में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, केवल जो है मेटालिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बेटा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री चार्ज है, तभी जाके वो चार्ज मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जो है इन जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन बेटा ध्यान देना, यहां पर हम जो है आयनिक लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, पर ये जनरली अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है या फिर जो है मोल्टन स्टेट में आ जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, तब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ये उन आयन की मोबिलिटी की वजह से, उन आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमने बोला ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है इन जनरली, लेकिन करता है। यहां पर हमने स्टार लगा दिया, ये करता है। कब करता है, यानी कि हम लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। ये एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। एक्वस और मोल्टन स्टेट में हम क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एक्वस में यानी कि जैसे पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में अलग अलग टूट जाएगा, फिर वो आयंस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे फिर यहां पर क्या प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस, और उस फ्री आयंस की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इज इट क्लियर? छापिए बेटा, आ गया समझ में, तो छापो, आगे बढ़ते हैं।